शांता बहुत ही शातिर और चालाक थी। उसके हर काम में उसकी चालाकी ही दिखती थी। कैसे? देखिए। अरे कमली, जरा मेरे घर में 2-4 आलू तो काट दे। कमली शांता के पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। नहीं चाची, मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम है। वैसे भी माँ मना करती है आपका काम करने को। अरे पड़ोसी हो तो बोल दिया। और क्यों भला मना करती है वो मेरे घर का काम करने के लिए? हैं? बोलो। तभी कमली की माँ और शांता की पड़ोसन बाहर निकल आती है। इसलिए क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई वाली है। खुद की जवान बेटी बिठा रखी है, लेकिन मजाल है उससे कुछ काम करवाओ। अरे ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी कि वहाँ भी तो मेरी कमली को साथ भेजेगी शांता। कैसी बात कर रही हो कमली की माँ? अरे कमली को मैंने कभी आशा से कम समझा है क्या? हक रखती हूँ तो बोला। अच्छा, तुम्हारा बेटा रमेश क्या कर रहा है? जरा उससे कहो ना चौराहे पर जाकर गेहूं पिसवा ले आए। कमली की माँ अब तो और भड़क जाती है। कमली चल अंदर। सुन शांता, मेरा बेटा तुझे चाची बोलता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि जब देखो तो उसे चौराहे दौड़ाती रहे। अरे अपने बच्चों से क्यों काम नहीं करवाती? अरे कब तक आस पड़ोस से काम करवाएगी? बच्चों को लायक बना किसी। शांता को अब गुस्सा आ जाता है। देख कमली की अम्मा, नहीं करने देना बच्चों को उनकी चाची के घर का काम तो ना करने दे, लेकिन मेरे बच्चों को काम करने के लिए तो बोल ही मत। अरे राजा रानी की तरह पाला है मैंने अपने बच्चों को, वो कभी कोई काम नहीं करेंगे। हाँ। खैर, दिन बीतते हैं। शांता का बेटा अवधेश शादी लायक हो जाता है तो शांता को चिंता सताती है कि भाई अब बेटी की शादी कर ही देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जब पूछेंगे कि लड़का करता क्या है तो क्या कहेंगे? तो क्या करता है आपका अवधेश? अरे करना क्या है, मेरी पेंशन है, इतना बड़ा मकान। बुरा न मानना बहन जी, मकान के पत्थर तोड़कर तो नहीं खाएंगे ना। करता क्या है लड़का, मतलब कमाता कैसे है? कमाता होता तब माँ कुछ कहती ना। कमाई के नाम पर तो वो सारा दिन खटिया तोड़ता है। अब वो क्या है ना, बिजनेस करने की सोच रहा है। वो सोच रहा है तो सोच लेने दीजिए, जब सोच कर काम शुरू कर दे तो हम आ जाएंगे। ये बोलकर लड़के वाले खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं कि शांता चिल्ला कर कहती है, अरे जाओ जाओ, मेरा बेटा जिस दिन कुछ बन गया ना, तुम जैसों को तो मैं पूछूंगी नहीं। बड़े आए, लड़का क्या करता है? अरे लड़का है वो क्या कम है, बड़ा मकान है, इकलौता है और देखने में इतना सुंदर कि चांद भी शर्मा जाए। अरे क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? गए ना वो लोग, अब जा खाना दे दे मुझे, फिर मुझे सोने भी तो जाना है। तभी शांता की बहन आ जाती है। अरे मेरी बहन कैसी है, बड़ा मूड ऑफ था, अच्छा हुआ कि तू आ गई। क्यों, क्या हो गया दीदी? मैं तो तुम्हें इतना मानती हूँ कि क्या बताऊँ। मैं तो कहती हूँ जैसे तूने घर संभाला है, बच्चे देखे हैं, कोई नहीं कर सकता। अब तू ना ज्यादा ही तारीफ कर रही है। मैंने तो बस बच्चों को राजा रानी की तरफ पाला है। वही तो दीदी, और वो भी तब जब चवन्नी सी इनकम हो। क्यों? तभी आशा आ जाती है। हाय मौसी, कैसे आना हुआ? आ गई है तो ये ले पकड़ कंघी, मेरी चोटी खोलकर दोबारा बना दे। वैसे जब तू आई थी ना पिछले हफ्ते, तभी की बनी है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खोलूं और बनाऊं। क्या 1 हफ्ते से बाल नहीं बनाया है? नहीं ना, खुजली भी होने लगी है मौसी। लेकिन क्या करूं, कोई है ही नहीं कि मेरे बाल ठीक कर दे। माँ सारा दिन लोगों को ढूंढने में निकाल देती है कि कौन क्या काम करेगा। बाकी मैं और भैया कभी धूप सेंकते हैं तो कभी हवा खाते हैं। मौसी भांजी के बाल ठीक करने में लग जाती है। फिर देख शांता, तुझे मैं एक बात बताती हूँ, घर में बहू लाना तो जरूरी है, नहीं तो समाज बातें करेगा। अभी तो चल आशा की उम्र नहीं है शादी लायक, कोई भाभी आ जाएगी तो इसे भी पार लगा देगी। अरे तो मैंने कब मना किया है कि मैं शादी करना नहीं चाहती? अरे मैं तो आज कर दूं, लेकिन जिसे देखो वो नौकरी पूछता है। और तू तो जानती है अवधेश नौकरी कैसे करेगा, सारा दिन बैठे रहना कहाँ पॉसिबल है उसके लिए। अरे कमर में दर्द हो जाता है ना।
बात तो सही है, लेकिन तू एक काम कर सकती है। तू ना कैसे भी करके अवधेश की शादी किसी कमाऊ लड़की से कर दे। फिर क्या, तुम लोगों की आर्थिक परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लड़की काम करेगी और घर संभालेगी, है ना? लेकिन ऐसी लड़की क्यों शादी करेगी अवधेश भैया से? हाँ, बोल तो ये पगलिया सही रही है बहन, क्यों करेगी शादी? मौसी कुछ सोच कर कहती है, वो इसलिए क्योंकि वो अनाथ होगी, उसके कोई घर वाले नहीं होंगे, बस किसी तरह खुद का गुजारा चला रही होगी। बोलो तो देख लो ऐसी लड़की। अरे नेकी और पूछ, अरे जा जरा जल्दी कर ले। अब क्या था, शुरू हो जाता है सिलसिला अनाथ लड़की ढूंढने का। आए दिन कोई ना कोई आता, लेकिन अब शांता खुद ही मना कर देती। फिर एक रोज एक बुढ़िया एक लड़की का हाथ पकड़कर शांता के घर आती है। ये मेरी पोती है, पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा है, इसका मेरे सिवा कोई नहीं। बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं इसने। मैं चाहती हूँ आप इसे अपने घर की बहू बना ले। बस अब क्या था, शांता की मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है और उसके घर आ जाती है नौकरी वाली बहू। फिर शादी के कुछ महीनों बाद अब तक बहू को समझ में आ गया था कि इस घर में उसे ही काम करना होगा, क्योंकि उसका पति ना तो नौकरी करेगा ना घर का काम। ननद के ठाठ देखकर भी वो हैरान रह जाती है, लेकिन करती क्या। फिर एक दिन किचन में काम करते वक्त, बहू क्या हो गया, रो क्यों रही हो? अरे क्या हो गया मीना, क्यों रो रही हो? बहू रोते रोते कमरे में चली जाती है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है। अरे रुक जाओ अवधेश, तू कैसे पट्टी करेगा, दवाई लगाएगा? मैं कोई मोहल्ले से देख लेती हूँ, तू आराम कर, जा बेटा। सास मोहल्ले से किसी को ढूंढने के लिए चली जाती है जो बहू के हाथ में पट्टी बांध दे, तो वहीं बहू भी खुद के हाथ से ही खुद की पट्टी बांध लेती है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं जी, मुझे तो आदत है। तुम्हारी तरह मेरी किस्मत नहीं है ना, मेरे तो माँ पापा दोनों ही नहीं थे। अवधेश, मैंने कैसे जिंदगी काटी है मैं ही जानती थी। सब कहते थे कि शादी के बाद मेरा जीवन पलट जाएगा, लेकिन नहीं, पहले अकेले की जिम्मेदारी थी, अब पूरे घर की। देखो ना, मेरे तो जख्म पर मलहम लगाने के लिए भी बाहर से कोई आएगा। काश मेरी भी किस्मत में पति की कमाई होती, पर खैर मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम लोगों ने अपना घर दिया रहने के लिए, मेरे लिए तो वही बहुत है। मीना अपनी बात कहकर खुद ही किसी तरह पट्टी लगाकर चली जाती है, लेकिन उसकी बात अवधेश को चुभ जाती है। फिर अगले रोज वो बन ठन कर खड़ा होता है। अरे कहाँ जा रहा है? आज तो कोई काम भी नहीं है घर का, फिर क्या करेगा बाहर जाकर? बेटा बाहर ना बहुत गर्मी है, मत जा मेरे लाल। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरी भी नौकरी लग गई है। अब मैं भी कमाऊंगा और अपनी बीवी को सम्मान की जिंदगी दूंगा, जिसकी वो क्या हर औरत हकदार होती है। माँ, अगर आपकी दवाई खत्म हो गई थी तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। आप जानती हो ना मेरे पास कितना काम रहता है, और इस वजह से मैं भूल जाती हूँ। बेटा मैं जानती हूँ कि तेरे पास बहुत सारा काम रहता है, हर समय तू किसी न किसी काम में व्यस्त ही रहती है, इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। और वैसे भी तेरा भाई राकेश है ना यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए। माँ, अभी राकेश छोटा है। अच्छा, मैं आपको पैसे भिजवा रही हूँ, चुपचाप से दवाई लेकर आ जाना। दिव्या अपनी माँ से बात करके फ़ोन रख देती है, पर ये सारी बातें उसकी सास कल्याणी सुन लेती है, और ये सब देखकर कल्याणी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है। कल मुही माँ का पूरा ख्याल रहता है कि कब माँ की दवाई खत्म होगी, कब उसके मायके का राशन खत्म होगा। समय समय पर पैसा भिजवाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना इसका। इस तरह से कल्याणी मन ही मन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या 20,000 रुपये अपने मायके भेज देती है। जब ये बात कल्याणी को पता चलती है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। बहू, तुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ पैसे मेरे हाथ में भी देने चाहिए? आखिर मैं तेरी सास हूँ। माँ जी, हर महीने मेरी और अजीत जी की सैलरी आप ही तो रखती हैं, और वैसे भी इस महीने मेरी माँ को इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी पूरी सैलरी अपने मायके में दे दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी ज़रूरत तो तेरे मायके वालों को ही पड़ती है।
तेरे ससुराल वालों को थोड़ी ना पैसों की जरूरत है, भला तू हमें अपने पैसे क्यों देगी? माँ जी, आप हर समय इस तरह की बातें क्यों करती हैं? हर समय तेरा मेरा अपना पराया करना अच्छी बात नहीं होती। आहा, तू करे तो बहुत अच्छा, और अगर हम बोले भी तो बहुत बुरा। माँ जी, आपको जो बोलना है, जो करना है आप कीजिए, पर इस वक्त मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मेरे पास और भी बहुत काम है। क्योंकि दिव्या खुद भी एक वर्किंग वुमन थी, इसलिए वो अपनी सास की बातों को इग्नोर करके अपना ऑफिस का काम लेकर बैठ जाती है। इस बात पर कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नाराजगी दिव्या को दिखाती है। सोचा था बहू आएगी तो घर के काम करेगी, मुझे बुढ़ापे में थोड़ा आराम करने को मिलेगा, पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरे घर में काम करने वाली बहू आएगी और हर समय अपने ऑफिस का काम लेकर बैठी रहेगी, और जब फिक्र करने की बारी आएगी तो सिर्फ अपने मायके वालों की करेगी। इस तरह से कल्याणी अपनी बहू को ताने कसकर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राकेश दिव्या को फ़ोन करता है। दीदी, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। आपके पास तो 2-2 लैपटॉप रखे हैं ना, आप अपना एक लैपटॉप प्लीज़ मुझे दे दो ना। बस इतनी सी बात, तू कल ही आ जाना और मुझसे लैपटॉप ले जाना, और एक बात याद रख, अब से मेरा लैपटॉप तेरा ही है, ठीक है? अब क्या था, राकेश अगले दिन आकर दिव्या से लैपटॉप लेकर चला जाता है। ये सब देखकर कल्याणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इस बार ठान लेती है कि अपनी बहू की शिकायत वो अजीत से करेगी। और रात को जब अजीत घर आता है, अजीत बेटा, बहू पर थोड़ा काबू पा ले, नहीं तो एक दिन तेरी बीवी घर की हर चीज़ अपने मायके वालों को दे देगी और हम दोनों माँ बेटे कंगाल बन जाएंगे। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि हम दोनों माँ बेटे को मंदिर में जाकर बैठना पड़े, क्योंकि तेरी बीवी तो सब कुछ अपने मायके वालों पर ही लुटाती है। माँ, आपको जो कहना है सीधा सीधा बोलो ना, जलेबी की तरह बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हो? कल्याणी लैपटॉप वाली बात अजीत को बताती है। अपनी माँ की बातें सुनकर अजीत माँ की बातों में आ जाता है और उसे भी दिव्या का ये व्यवहार पसंद नहीं आता। अब अजीत गुस्से में दिव्या के पास जाता है। दिव्या, तुमने किससे पूछकर लैपटॉप अपने भाई को दे दिया? अजीत, इसमें पूछना क्या था? मैंने वो लैपटॉप अपने भाई को दिया है, किसी और को नहीं। और वैसे भी आप भूलिए मत, वो लैपटॉप मेरा ही था। दिव्या, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, इस घर की कोई भी चीज़ या 1 रुपया भी तुमने बिना मुझसे पूछे अपने मायके वालों को दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप भी मत भूलिए अजीत जी, मैं भी काम करती हूँ और मैं अपने पैसों में से कुछ पैसे अपनी माँ को तो कुछ पैसे आपकी माँ को देती हूँ। इस तरह से अजीत और दिव्या की धुआंधार बहस हो जाती है। ये देखकर कल्याणी के दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक दिव्या अजीत के बीच की नाराज़गी खत्म नहीं होती और एक दिन दिव्या के ननद रूपल घर आती है। अरे रूपल बेटा, तू अचानक से यहाँ? अरे आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देती, अजीत तुझे लेने के लिए आ जाता। नहीं माँ, आप सबकी ना बहुत याद आ रही थी, तो सोचा क्यों ना आप सभी को सरप्राइज दे दिया जाए, इसलिए मैं बिना बताए यहाँ आ गई। चल ठीक है, ये तूने बहुत अच्छा किया। और बता, ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ, ससुराल में सब कुछ ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। अच्छा माँ, भाभी कहाँ है? अरे होगी अपने कमरे में बैठी। वैसे भी तेरी भाभी के पास काम ही क्या है 2 ही काम तो उसे करना आता है, एक अपना ऑफिस का काम, दूसरा अपने माँ भाई को पैसे देना। सब कुछ तो अपने माँ बाप पर ही लुटा रही है। अरे कभी कभी तो डर लगता है मुझे कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी भाभी हमारा सब कुछ अपने मायके वालों पर लुटा दे। क्या माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? अब देखो, मैं भी अपने ससुराल में रहती हूँ, तो आप लोगों की चिंता सताती रहती है ना। वैसे भी भाभी को भी अपने मायके वालों की याद सताती रहती होगी। अच्छा माँ, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। रूपल अपनी भाभी से मिलने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ दिव्या अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी।
पर जैसे ही दिव्या रूपल को देखती है उसकी खुशियाँ बढ़ जाती है। वो रूपल को गले से लगा लेती है। रूपल अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगती है। रूपल के आंसू देखकर दिव्या समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ रूपल, तुम रो क्यों रही हो? भाभी आपको क्या बताओ, अगर मैंने लव मैरिज ना की होती तो शायद मैं अपना दुख अपने घर वालों को बताती, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अगर मैंने अपने घर वालों को सच्चाई बताई तो वो लोग मेरा साथ देने के बदले मुझे खरी खोटी सुनाएंगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे समझ सकती हैं। अरे बात क्या है रूपल, तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? भाभी आप जानती हो ना, निखिल जी को जुए खेलने की आदत है और उनकी इसी आदत की वजह से वो कर्जे में घिर चुके हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कर्जदारों को पैसे देकर अपना कर्ज चुका सके। बस अब आप ही हमारी मदद कर सकती हो। कोई बात नहीं रूपल, घर परिवार में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? यही कुछ 70-80 हज़ार रुपये भाभी। ओहो रूपल, ये तो बहुत बड़ी रकम है, इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कल तक कुछ करती हूँ। जब दिव्या को रूपल की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो उसकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर दिव्या हार नहीं मानती और 24 घंटे के अंदर अंदर रूपल को 80,000 रुपये दे देती है। पर जैसे ही बैंक से 80,000 कटते हैं अजित को पता चल जाता है और वो बौखलाता हुआ घर आता है। दिव्या, अभी कुछ समय पहले ही तुमने अपनी माँ को दवाई के लिए पैसे और उसके बाद 20,000 और उसके बाद अपने भाई को लैपटॉप दिया। फिर आखिर अब तुम्हारे मायके वालों को पैसों की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि तुमने 80,000 मेरे बैंक से निकाल लिए? अजित जी, आप हर समय तेरा मेरा क्यों करते हैं? आपके अकाउंट में जो पैसे रखे हैं उसमें मेरी भी सेविंग है और मैंने अपने हिस्से के पैसे ही निकाले हैं। पर क्यों दिव्या, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि जब तक तुम अपने मायके वालों पर इतने पैसे उड़ा रही होती हो तब तुम्हें एक बार अपने ससुराल वालों से पूछ लेना चाहिए? पर मैं किसी से क्यों पूछूं अजीत जी, वो मेरे पैसे हैं और मैं अपने पैसे कहीं पर भी खर्च करूं वो मेरी मर्जी है। अपने भैया भाभी के बीच की लड़ाई देखकर अब रूपल से रहा नहीं जाता और रूपल सारी सच्चाई अपने भाई को बता देती है। जब अजीत और कल्याणी को पता चलता है कि दिव्या ने रूपल को वो पैसे दिए हैं तो उन दोनों की नज़रें शर्म से झुक जाती है। अजीत जी, माँ जी, जैसे मेरे मायके वाले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने भाई और अपनी ननद में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। फिर आप लोग हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मैं हमेशा अपने मायके वालों पर ही पैसे लुटाती हूँ? अगर मैं अपने पैसे में से कुछ पैसे अपने मायके वालों को दे भी देती हूँ तो इसमें गलती क्या है? आखिर जैसे आप सब मेरे अपने हैं वैसे ही तो मेरे मायके वाले भी मेरे अपने हैं। दिव्या की बातें सुनकर अजीत और कल्याणी के पास कोई जवाब नहीं बचता और वो दोनों चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए दिव्या के सामने खड़े रहते हैं। तो वहीं रूपल भी अपनी भाभी के इस एहसान को कभी नहीं भूलती। तो आप सबको क्या लगता है, क्या दिव्या को अपने ससुराल वालों से परमिशन लेनी चाहिए जब वो पैसे अपने मायके वालों को देती है?